अचार की बरनी की ओर बढ़ते उसके हाथ तीखा उलाहना सुनते ही रुक गए। तुम ऐसे सब्जी की तरह अचार खाओगी तो दीपू के लिए तो बचेगा ही नहीं। बेचारा इतनी मेहनत करता है, कितने दिन घर से बाहर रहता है, उसको भी तो मिलना चाहिए। वैसे भी उसी के लिए डाला है मैंने अचार। तुम्हारे लिए एक काफी है, जो कमाए वो ही ना खाए, दूसरे उड़ाते जाएं। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। सासू माँ की नाराजगी से घूरती हुई आंखें और कर्कश बोल सुनकर वह सहमकर अपनी नाश्ते की प्लेट चुपचाप लिए अपने कमरे में आ गई। 3 महीने की गर्भवती थी वह। इन दिनों उससे कुछ भी नहीं खाया जाता। कुछ खास खुशबुएं उसे खासा परेशान करती। कुछ भी खाते ही जी मचलाता और उल्टियां हो जाती। खट्टा खाने की उसकी अति इच्छा होती, पर घर में सिवा अचार के कुछ खट्टा उपलब्ध था ही नहीं। एक अचार ही था जिससे वह दिन भर में 1-2 रोटी या पराठा किसी तरह खा लेती थी। पर अचार पर सासू माँ का सख्त पहरा था। ऐसे में अक्सर उसका जी रो पड़ता। मम्मी जी एक औरत होकर भी क्यों नहीं समझती कि इस समय मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन अचार की बरनी से अचार निकालने भी खुद आती हैं। मुझे बरनी को हाथ लगाने की भी अनुमति नहीं है। एक छोटी सी फाँक से दूसरी फाँक लेने पर पाबंदी है। ये भी नहीं सोचती कि इस समय भी मैं ढंग से नहीं खा पाऊंगी तो पेट में पलते बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा। मैं गैर सही, पर मेरी कोख में पलता बच्चा तो उन्हीं का वंश है। उसकी शादी को 5 महीने ही हुए हैं। पति रजत का टूरिंग जॉब है, इसके चलते वह आए दिन घर से बाहर रहता है। कभी कभी तो हफ्ता लग जाता है घर वापसी में। रजत जब तक घर में रहता है सासू माँ उससे सामान्य व्यवहार करती, लेकिन रजत के जाते ही वह अजीब सी बेरुखी दिखाने लगती। बात बात में उसे उलाहने मिलते वह किलसती रह जाती, पर कुछ नहीं कह पाती। कहती भी कैसे, उसे कुछ भी कहने की अनुमति उसके पति ने दी ही नहीं थी। पहली रात ही उसके श्रवण कुमार पति ने उसे स्पष्ट कह दिया था, मेरी माँ ही मेरे लिए सर्वोपरि है। इस बात का ख्याल रहे कि तुम्हारी ओर से कभी भी उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, वरना तुम हमेशा खुद को अकेली ही पाओगी। मेरी माँ कितनी ही गलत क्यों ना हो, जब भी माँ या बीबी में से किसी एक का साथ देने की बात होगी, मैं मेरी माँ के साथ ही खड़ा होऊंगा। ये बात याद रखना, और ऐसी कोई बात मत करना जिसे कभी भी इस तरह की दुविधा उत्पन्न हो। ये सुनकर ही वह समझ गई थी कि इस घर में सामंजस्य स्थापित करना है तो उसे चुप रहना होगा। वह वैसे भी स्वभाव से एकदम भीरू थी। पैदा होते ही पिता का साया सर से हट गया तो दुनिया का असल रूप भी जल्दी ही उसने देख लिया था। सुंदर चेहरों के पीछे छिपी कुत्सित सीरत देखकर वह सदैव डरती रही। यूं तो वह उच्च शिक्षिता थी, लेकिन भीरुता उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई थी। जब उसकी शादी पक्की हुई तो माँ ने समझाया था, पिता विहीन संतान विहीन परिवार की लड़की को लोग बहुत मुश्किल से अपनाते हैं। तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हें पढ़ी लिखी इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है। सभी बड़ों को आदर और अपने से छोटों को स्नेह देना। अब तुम्हें साबित करना है कि पिता ना होने के बावजूद मैंने तुम्हारी अच्छी परवरिश की है। अपने पिता का नाम सदैव ऊंचा रखने का प्रयास करना, यही सीख लिए वह ससुराल आई थी। बड़ों को आदर, छोटों को स्नेह लुटाकर सबका प्रेम पाने के स्वप्न सजाए उसने ससुराल में पहला कदम रखा था। लेकिन यहाँ आते ही उसके सभी भ्रम एक एक कर टूटने लगे थे। हनीमून के लिए जब वह कपड़े पैक कर रही थी तो जेठानी विनीता कमरे में आकर उसका सूटकेस देखने लगी। साड़ी? तुम जींस टॉप नहीं लाई? हनीमून पर साड़ी कौन पहनता है? वह चुप थी। उसे सच में पता नहीं था कि हनीमून पर क्या पहनना चाहिए। कोई बताने वाला भी तो नहीं था। पढ़ते पढ़ते ही तो एकदम से रिश्ता आया और 2 महीने के अंदर शादी हो गई थी। उसने कभी शादी हनीमून जैसे विषयों पर सोचा ही नहीं था, ना ही इसकी कोई तैयारी की थी। उसके घर में उसने हमेशा माँ चाची वगैरह को साड़ी में ही देखा था। हनीमून पर पश्चिमी परिधानों की अनिवार्यता उसे समझ नहीं आ रही थी। पर अब हो भी क्या सकता था। जेठानी ठठाकर हंस रही थी। बिल्कुल ही बॉडम हो क्या? उसका मन खराब होने लगा, पर वह अपने को तसल्ली देती। उससे पहले ही नीचे आंगन से आती आवाजों ने जैसे उसे आसमान से धरती पर लापटका। जेठानी ने तुरंत गति से जाकर सास को उसकी साड़ियां पैक करने की बात कह दी थी, और सास की व्यंग्यात्मक तेज आवाज उसके कानों में हथौड़े बरसा रही थी। तुम भी गजब करती हो बिनी, जैसे खानदान से वो आई है। वहां उसने हनीमून
उनका नाम भी नहीं सुना होगा, जिनके लिए 2 वक्त का खाना जोड़ना ही बड़ी बात हो। वहाँ वो क्या जाने कि जीन्स क्या होती है। जिन लड़कियों के बाप नहीं होते वे ऐसी ही होती हैं गंवार। और फिर दोनों की समवेत हंसी से आंगन गूंजने लगा। वह सन्नाटे में थी। उसने सोचा ही नहीं था शादी के दूसरे दिन ही उसे अपने और अपने मायके के लिए ऐसे कटु शब्द सुनने को मिलेंगे। जो भी उसने सुना उस पर वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी। पढ़े लिखे लोगों की सोच इतनी निम्न स्तर भी हो सकती है। वह नहीं जानती थी क्या हुआ, अभी तक सूटकेस पैक नहीं हुआ। रजत की आवाज सुनकर वह चैतन्य हुई। जी बो हकलाते हुए शब्द मुश्किल से गले से बाहर आ रहे थे। शब्दों के साथ रुलाई फूट पड़ी। नई नवेली पत्नी की आंखों में आंसू। कोई पति देख नहीं पाता। किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं, नए नए रिश्ते में सच बताकर वह खटास पैदा नहीं करना चाहती थी। वह तो कल ही आई है। माँ और भाभी तो बहुत पहले से रजत के जीवन में हैं। तो रोना क्यों आ रहा है? घर की याद आ रही है? रजत ने प्यार से पूछा। ना में सिर हिलाते हुए वो बोली, मेरे पास सिर्फ साड़ियाँ हैं हनीमून पर पहनने को। तो क्या हुआ? मतलब जीन्स वगैरह नहीं है। भाभी कह रही थी जीन्स बेटर रहती है। हनीमून मतलब क्वालिटी टाइम, एक दूसरे के साथ बिताना। अब तुम चाहे साड़ी पहनो या जीन्स या शॉर्ट्स या। रजत बाकी अधूरा छोड़ शरारत से मुस्कुराया तो वह भी लजा गई। जब पति को ऐतराज नहीं तो फिर वह क्यों किसी के कहे की परवाह करे। लेकिन सास के ये शब्द कि बिन माँ बाप की लड़कियां गंवार होती हैं उसके हृदय में कहीं भीतर धस गए थे। हनीमून से वह लौटी तो घर का माहौल उसे काफी खिंचा खिंचा लगा। वह सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। उत्साह से उसने सभी लाई चीजें डाइनिंग टेबल पर रखीं, लेकिन वह देख रही थी कि किसी को भी उसके लाए तोहफों में कोई रुचि नहीं थी। उसके लाए तोहफे सब वहीं छोड़ अपने अपने कमरे में चले गए। उसे उन लोगों का व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। जेठानी भी उसके लाए सीप से बने शोपीस टेबल पर रखते हुए बोली, ये क्या उठा लाई हो? 100 रुपए की चीज पूरे गोवा में यही मिला तुम्हें? वह एकदम से कुछ बोल ही नहीं पाई। कितने प्यार से वह सास और जेठानी के लिए सीप के बने लाल बांधने के क्लचर, गजरे मोती के नेक पीस और चूड़ियां लाई थी। साथ ही काजू की उम्दा वैरायटी और फेनी की कुछ बॉटल। पापा के लिए और अपने जेठ जी के लिए कुछ नहीं लाई, इसीलिए मम्मी बुरा मान गई हैं। भाभी वहाँ खरीदने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं। कपड़े वगैरह अच्छे नहीं थे। जहाँ भी हम गए सीप मोती और कौड़ियों के बने यही 100 पीस मिल रहे थे और ये 100 रुपए के नहीं हैं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रजत से कितना आग्रह किया था कि भैया पापा के लिए कुछ अच्छा खरीद लें, किसी अच्छे शोरूम पर ले चले, लेकिन रजत को तो बस उसके साथ समय बिताना भा रहा था। बहुत कहने पर रजत उसे कुछ स्थानीय दुकानों पर ले गया था, जहां से उसने कुछ टी शर्ट और बरमूडा वगैरह खरीदे थे, लेकिन बेबी किसी को पसंद नहीं आए थे। रजत ने अपने ड्राइवर के कहने पर काजू के कुछ पैकेट और दोस्तों के लिए फेनी ले ली थी। जेठानी फेनी की सारी बोतलें और काजू के 1-1 किलो के 5 पैकेट उठाकर अपने कमरे में ले गई थी। सारे पैकेट भाभी को क्यों पकड़ा दिए? 2 पैकेट तो तुम्हारे घर मायके ले जाने के लिए थे ना, मैंने नहीं पकड़ाए। वो खुद ले गई तो मैं क्या कहती। वह अनमयस्क हो गई थी। अब मायके खाली हाथ जाओगी? तो मायके वाले तो मुझसे वैसे भी कोई उपहार नहीं लेते। फिर भी गोवन काजू हर जगह थोड़ी मिलता है और दोबारा कभी शायद जाना हो भी ना पाए। रजत बोला, छोड़िए ना, आप प्यार से पूछ लेंगे उन्हें, वो लोग उसी में निहाल हो जाएंगे। वह बात को वहीं खत्म कर देने के लिहाज से बोली, अच्छा चलो 2-4 भुने काजू भाभी से लेकर आओ, जरा अपन भी तो चखें। वह काजू लेने जेठानी के कमरे की ओर बढ़ी तो उनके कमरे से आती सास की आवाज सुनकर फिर एक बार ठिठक गई। ये लड़की तो लुटवा देगी मेरे दीपू को। देखो 5 किलो काजू लाए हैं, देने होंगे मायके में। बाप जन्म तो कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसे काजू। अच्छा हुआ बिनी सारे पैकेट उठा लाई। ये लड़की उनमें से है जो खुद कुछ भी नहीं होती, लेकिन पति के पैसों पर खुद भी ऐश करना चाहती हैं और मायके वालों को भी कराती हैं। मेरा बेटा तो फेरे पड़ते ही अक्ल गवा बैठा। ऐसा लुगाई का भक्त बन गया अभी से, जो वो कह देती है ये वही करने लगता है। अंदर जेठ जी जेठानी सभी मौजूद थे। सब सास की हाँ में हाँ मिला रहे थे। वह उल्टे पांव लौट आई। काजू नहीं लाई?
उसकी आंखों से बहती धारा देख रजत चौंका। क्या हुआ? घर की याद आ रही है? वह सुबक पड़ी। अब सच में उसे अपनी माँ की याद आने लगी थी। परसों तो तुम्हारे मायके जाना ही है, 2 दिन बाद होली है, और मम्मी कह रही थीं बहू की पहली होली ससुराल में नहीं होती, इसलिए हम दोनों परसों जाएंगे और दूज वाले दिन ही वापसी की ट्रेन पकड़ेंगे। बस इतने दिन ही रुकेंगे। वह थोड़ी सी मायूस हुई। हम फिर वापस आकर मुझे ज्वाइन भी तो करना है। तुम 23 साल मायके में रह ली, अब और कितना रहना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना है। पर आप पहली बार अपनी ससुराल जाएंगे। हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, वो सब आपसे मिलना चाहेंगे, हमें आमंत्रित भी करना चाहेंगे। होली वाले दिन तो कहीं जाना नहीं हो पाएगा, फिर दूज वाले दिन वापसी है, ऐसे में सबसे मिलना कहाँ हो पाएगा? मिलने मिलाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। ये कोई आखिरी बार थोड़े ही जा रहे हैं, ज्वाइन भी करना है ना, इसलिए इस बार इतना ही समय दे पाएंगे। अगले दिन वह सुबह से किचन में खड़ी थी, जेठानी की मदद के लिए। होली के त्योहार पर पकवान बनने थे। सास तो 3 महीने पहले हरपीच का संक्रमण हुआ था, जिस वजह से वो काम धाम कर नहीं पाती थीं। खाना बनाने वाली अपने समय से आती जाती थी, ऐसे में बहुत सी चीजें बनाने की जिम्मेदारी बहुओं की थी। आज उसे पता चला कि जेठानी जी को सिवा दाल सब्जी के और कुछ बनाना नहीं आता। रोटी भी वे कुशलता से बेल नहीं पाती थीं। अभी तक उन्होंने घर को पूरी तरह संभाला भी नहीं था। घर की सार संभाल सासू माँ के निर्देश में नौकरानियां ही करती थीं। ऐसे में इस बार त्योहार पर पकवान बनाने का सारा भार उस पर आ गया था। वह भी बड़े मनोयोग से जुट गई थी। मठरी बनाई, नमकीन बनाया, गुजिया का आटा लगाया, मावा भूनकर भरावन तैयार कर ली। सासू माँ के निर्देशानुसार ड्राई फ्रूट्स डाले गए। अब बस गुजिया भरकर सेकना बाकी था। तब तक खाना बनाने वाली कांता भी आ गई थी। आंगन में ही सब सामग्री रखकर गुजिया भरी जाने लगी। कांता गुजिया बेलते हुए बोली, छोटी भाभी आप गुजिया भर दो, काम जल्दी हो जाएगा। उसने 2-3 गुजिया ही भरी थीं कि सासू माँ ने टोक दिया, इतनी पोली पोली क्यों भर रही हो? दबाकर मसाला भरो, तुम्हारे मायके में खाते होंगे पोली गुजिया, यहाँ किस बात की कमी है जो इतनी कंजूसी से मसाला भर रही हो? खाना बनाने वाली के सामने इस तरह से टोके जाने पर वह बुरी तरह से पिटा गई। कांता हंसने लगी। छोटी भाभी ससुराल का माल बचा रही हैं। अरे कांता, छोटी भाभी बेचारी क्या करे, जैसा उसने सीखा है वैसा ही कर रही है। बाप नहीं है ना, तो ऐसे ही गुजर बसर की है इसकी माँ ने। बिन बाप की लड़कियां क्या जाने पकवान बनाना। उसके लिए अब वहां बैठना असह्य हो गया था। अपनी गीली आंखों को छिपाने की उसने कोई चेष्टा नहीं की। वह वहां से चुपचाप उठकर ऊपर अपने कमरे में आ गई। जब से वह ब्याह कर आई है, ससुराल में हर रोज कुछ न कुछ नया ताना बेवजह ही उसे सुनने को मिल जाता है। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि बिन बाप की लड़की होना उसकी गलती कैसे है। वह रजत से ये सब कहे कि ना कहे, यही उधेड़ बुन चल रही थी। आखिर उसने तय किया कि अभी कुछ भी रजत से कहना जल्दीबाजी होगी। हो सकता है ससुराल वाले कुछ दिनों में उसको समझ लें। वह अपने व्यवहार और कार्य कुशलता से सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगी। अगले दिन वे लोग उसके मायके जाने के लिए जब रवाना होने लगे, तब सास जेवरों का डिब्बा लेकर आई। ये तुम्हारे चढ़ावे के जेवर हैं, ये भी ले जाओ, पहली बार जा रही हो वहाँ। वहाँ भी तो सबको पता चले कि ससुराल वालों ने तुम्हें देने में कोई कमी नहीं रखी। वे प्यार से देती तो उसे बेहद खुशी होती, पर वे तो जेवर इसलिए दे रही थीं ताकि मायके में उनकी नुमाइश करके वह सबको अपनी संपन्नता का बोध करा सके। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी जेवर लेने की, लेकिन रजत के कहने पर मम्मी दे रही हैं तो रख लो। उसने चुपचाप डिब्बा सूटकेस में एहतियात से रख लिया। मायके में वे 3 दिन बेहद आनंद से बीते। उन्हें सबने रोकने की बहुत कोशिश की। दूज वाले दिन विदा करने पर ऐतराज भी किया, पर रजत को ज्वाइन करना था। वह फिर उसे जल्द लेकर आएगा, इस आश्वस्ति पर ही रिश्तेदार माने। वह मायके से वापस आई तो घर का फिर वही माहौल था। माँ की दी हुई साड़ियाँ, मिठाई और दस्तूर के रुपए जब उसने पैर छूकर सास और जेठानी के सामने रखे, तो जेठानी ने साफ मुंह पर कह दिया, ऐसी साड़ियाँ तो हमारी राधा और संध्या नौकरानियाँ पहनती हैं, तुम ही रख लो इन्हें और पहन भी लेना। उसको काटो तो खून नहीं, भाभी ये सस्ती नहीं है, 1200 की हैं। वह अटक अटक कर बोली। उसने पहले ही माँ से कह रखा था कि सास जेठानी को अच्छी साड़ियाँ देनी हैं, और माँ भी अपनी सामर्थ्य से ऊपर जाकर चुनकर साड़ियाँ और ससुर व जेठ के लिए सूट के कपड़े लाई थी। भतीजी के लिए भी सुंदर ड्रेस भेजी थी। उन्होंने
पर यहाँ तो उनकी भेजी किसी चीज की कोई कद्र नहीं थी। 1200 की साड़ियाँ तुमने अभी देखी नहीं है लाडो रानी? ये साड़ी यहाँ 300-300 में मिलती हैं। वह हैरान थी, अब भी समझ नहीं पा रही थी कि वाकई जेठानी सच कह रही हैं या सिर्फ उसका अपमान करने का एक तरीका भर है। वह सारा सामान वहीं छोड़ चुपचाप कमरे में आ गई। आज उसका रजत से भी बात करने का मन नहीं था। ये तो तय था कि उसे इस घर की बहू बनाकर लाया जरूर गया था, लेकिन मन से स्वीकार नहीं किया गया था। पूरे घर में एक रजत ही तो था जो उससे प्यार से बोलता, ख्याल रखता। कुछ ही दिनों में उसे यहाँ घुटन होने लगी थी, पर फिर भी वह स्वयं को आसान्वित रखना चाहती थी। एक दिन बदलाव जरूर होगा, उसे भी इस घर में मान सम्मान अवश्य मिलेगा। रजत की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, अतः वह उसे अपने साथ इस बार ले आया। दोनों ने मिलकर किराए के घर में अपनी छोटी सी गृहस्थी जमानी शुरू की। रजत उसका पूरा ख्याल रखता। अभी उसे वहां आए मुश्किल से 20 दिन ही बीते थे कि एक सुबह तड़के 5 बजे ही सास ससुर उसके यहाँ आ पहुँचे। उसने पूरे मन से उनका स्वागत किया, क्योंकि स्वयं वह सास से सीधे बात करते, कुछ पूछते भी डरती थी। अतः वह हर बात रजत से पूछती, चाय और बना लूं? आप पूछ लो जरा, नाश्ते में पापा जी क्या लेंगे, मम्मी जी क्या लेंगी, खाना कितने बजे तक लेंगे पापा जी? चूंकि उसे पता था कि उसके सास ससुर घड़ी की सुइयों के हिसाब से अपने सभी काम करते हैं, अतः वह भी पूरे मनोयोग से समय से सबके सभी काम करती। फिर भी डरती रहती। उसके ससुर जी कुछ दिन बाद वापस चले गए, लेकिन सास रुक गईं। उन्हें अभी बहू को अपने सांचे में जो ढालना था, ससुर जी के जाते ही वे उसे खाली देखते ही पकड़ लेती और फिर शुरू हो जाता शिकवा शिकायतों का दौर, जो फिर सासू जी के इस वाक्य पर आकर ही खत्म होता, जिसके घर में आदमी नहीं होता वहाँ ऐसा ही होता है। बिन बाप की लड़की के घर शादी करना ही नहीं चाहिए। इस वाक्य के बाद भी जहर उगला जाता रहता यदि वह उठकर वहाँ से चली न जाती। इन बातों से वह अब इतनी व्यथित हो चली थी कि अब बर्दाश्त नहीं हो पाता था। वह रजत से कहती, बिन बाप की लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम मुझे ताने तो नहीं सुनने पड़ते। मम्मी जी तो ऐसे सुनाती हैं जैसे मैंने जबरन उनके बेटे पर डाका डाला हो। रिश्ता आपके यहाँ से आया था, आप लोगों को ही शादी की पड़ी थी। मेरी पीएचडी तक कंप्लीट नहीं होने दी और अब धो धो कर सुनाती हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? कुछ नहीं डियर, मम्मी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हैं बस, और कुछ नहीं। भैया की शादी मम्मी पापा ने बड़े अरमानों से की थी, पर भाभी ने कभी उनका मान नहीं रखा। पहले दिन से वो मनमानी करती आईं, घर के किसी काम को वो हाथ नहीं लगाती। तुमने तो देखा ही है, मम्मी नहीं चाहती कि उनकी दूसरी बहू भी बिगड़ जाए। हद है, उनका बदला मुझे सुनाकर लेंगी। बिन बाप की बेटी, बिन बाप की बेटी कहकर कंट्रोल में रखेंगी। सुनिए, जरा सा स्नेह दे देंगी ना तो मैं जीवन भर उनकी गुलामी करूंगी, पर इस तरह तो मेरी निगाह में उनकी इमेज खराब ही होगी ना। ये बताओ, तुम्हें मुझसे भी शिकायत है? रजत ने पूछा। नहीं, उसने सिर हिलाया। तो फिर मेरी माँ के लिए भी कड़वाहट मत रखो, क्योंकि अपनी पत्नी का ख्याल रखना भी तो मैंने अपने माँ बाप से ही सीखा है। वह मुस्कुरा पड़ी। सच, वह इन छोटी छोटी बातों को नाहक ही दिल में जमा करने लगी थी। उसकी सास के दिए संस्कार ही तो हैं जो रजत उसका ख्याल रखते हैं। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। गुनगुनाते हुए वह काम में लग गई थी, पर सासू माँ को उसकी ये गुनगुनाहट जरा ना भाई। भले घर की बहुएं ऐसे गाती नहीं फिरती। क्या सिखाया है माँ ने? बाप होता तो कुछ तमीज सीखती। किचन में उसके कानों तक ये कटाक्ष पहुँचते ही उसकी गुनगुनाहट एकदम बंद हो गई। उसे फिर बुरा लगा। फिर इसने सोच लिया था कि अब नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। माँ के आने के बाद रजत जब टूर पर गया तो उसे कहकर गया, मेरी माँ का वैसे ही ख्याल रखना जैसे तुम अपनी माँ का रखती हो। और उसने भी रजत को आश्वस्त किया था कि वो पूरे मन से माँ का ख्याल रखेगी। जिस दिन रजत गया उस दिन सासू माँ काफी चुप चुप लगी। वह उनके पास ही बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करती तो वे घूम फिर अपने प्रिय टॉपिक बिन बाप की बेटी पर आ जाती और फिर उसे वहां से उठ जाने में ही भलाई नजर आती। वे उसकी जेठानी की भी खूब बुराई करती और उसे समझाती कि जैसी वो है वैसी तुम मत बन जाना। अगले दिन उसने सास से पूछा, नाश्ते में क्या बनाऊं आपके लिए? कुछ भी बना लो, भिंडी की सब्जी और पराठे बना लूं? सब्जी क्यों बनानी है, किस लिए? दीपू रजत तो है नहीं जो पूरा दस्तरख्वान सजाओगी, सिर्फ पराठा बना लो, अचार से खा लेंगे। ये सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
पर वो कुछ बोली नहीं, चुपचाप पराठे बनाकर प्लेट लगाई। तो सासू माँ फिर चिल्लाईं, इतना अचार? सब्जी नहीं अचार है ये, कम करो थोड़ा। फिर अपने हाथ से उन्होंने अपनी और उसकी प्लेट से अतिरिक्त अचार हटाकर रख दिया। हम लेडीज लोगों को चटोरेपन शोभा नहीं देता। दोहर में उसने दाल रोटी के साथ सब्जी भी बना ली थी। रजत माँ का ख्याल रखने को कह गया था तो वो सास को सिर्फ दाल रोटी कैसे खिला देती, लेकिन जब उसने थाली लगाई तो सास की त्योरियां चढ़ गईं। सब्जी क्यों बनाई? खाली दाल से तुमसे खाया नहीं जाता। मम्मी जी, वो तो आपके लिए बनाई है, आपको मैं ऐसा रूखा सूखा खाना कैसे दूं? ये भी नाराज होंगे इन्हें पता चलेगा तो। वह मिमियाते हुए बोली, अच्छा अच्छा, बड़ा मेरे लिए बनाई है। दीपू जानता है कैसे मैंने अपनी और तुम्हारे ससुर जी की कमाई से पाई पाई जोड़कर प्रॉपर्टी बनाई है। ऐसे खाने पर खर्चा करती तो कभी इतनी प्रॉपर्टी में जोड़ नहीं पाती। कमाने वाला ही जानता है रोटी कमाना कितना मुश्किल है। घर में बैठकर रोटी तोड़ना आसान है। अरे आदमी जब घर पर ना हो तो क्या जरूरत है व्यंजन बनाने की? चुपचाप रोटी नमक से भी खाया जा सकता है। आदमी बाहर मेहनत करे, बाहर का उल्टा सीधा खाना खाकर पेट भरे, और यहाँ औरत पकवान खाए। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। तुम्हारे यहाँ का पता नहीं। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो आदमी ही नहीं है तो औरत ही आदमी बनी बैठी है, कहकर वो तो आराम से खाने लगी। पर उसके गले में कौर अटक गया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर लोग अपने दिमाग में इतनी निगेटिविटी क्यों भरे रहते हैं। उसे सास की मानसिकता पर तरस आ रहा था। स्वयं स्त्री होकर भी वे स्त्री को कितना दोयम समझती हैं। उसकी माँ ने तो कभी उसमें और भाई में भेद नहीं किया था। उसकी माँ एक साधारण सी क्लर्क होकर भी कम से कम संसाधनों में भी बढ़िया रसोई तैयार करती। वे यही कहती, इसी रोटी के लिए तो सारे दिन मेहनत करते हैं, वो तो अच्छे से ही खानी चाहिए। भले ही कहीं और कटौती कर लो, पर खाने और पोषण में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। इधर वह सास को देख रही थी, हर बात में ढेरों आडंबर, ताम झाम पर, पति के बाहर जाने पर, साधारण से खाने पर भी उनकी रोक टोक उसे बेहद नागवार गुजरती। पर फिर भी वह चुप थी। वह अभी नई थी, सबको समझने की कोशिश कर रही थी। इतनी जल्दी किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेना उसे उचित नहीं लगता था। जब तक रजत वापस नहीं आ गया, उसके घर दाल चावल सलाद पापड़ चटनी जैसी चीजें भी मुश्किल से ही बनी। शादी के 2.5 महीने बीत चुके थे। आजकल उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऊर्जा की कमी महसूस होती, मूड स्विंग होते, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। रजत उसे डॉक्टर के पास ले गया और तब उसे ये खुशखबरी मिली कि वह माँ बनने वाली है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। घर आकर वह खुशखबरी जब रजत ने अपनी माँ को दी तो उनका मुंह लटक गया। वह स्पष्ट देख रही थी। सासू माँ ने रजत को डपट दिया था। इतनी जल्दी? इतनी भी क्या जल्दी थी? 2 साल रुक जाते तुम लोग। जरा संयम नहीं है आजकल की लड़कियों को। वह यूं बड़बड़ाई जैसे प्रेग्नेंट होकर उसने कोई गुनाह किया हो। मेरी मान तो हटवा दे इसे, 2 साल बाद कर लेना, अभी से फंस जाएगा चक्करों में। बच्चा होने के बाद कोई लाइफ रह जाती है क्या? तेरा भाई ही मेरी शादी के 4 साल बाद हुआ था। तुम लोगों से जरा रुका नहीं गया। वह रजत को देख रही थी। रजत चुप था, हमेशा की तरह। वो माँ के सामने चूवी नहीं करता, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सासू माँ की तल्ख टिप्पणी उसे अच्छी नहीं लगी। रात में रजत से सपाट शब्दों में कह दिया, मम्मी जी की बातों में आकर अबॉर्शन कराने की सोचना भी मत। बच्चा मेरा, कोख मेरी, मुझे जन्म देना है, पालना मुझे है। मेरा निर्णय महत्वपूर्ण है कि मैं इसे रखूं या ना रखूं। मेरा भी कोई रोल है इसमें कि नहीं? रजत ने माहौल को गंभीर होने से बचाने के लिए बात घुमा दी। जो तुम चाहती हो वही होगा। मेरा भी तो बच्चा है ना, हम कर लेंगे मैनेज। अब खुश? वह रजत के सीने से लग गई थी। कितना सुकून है पति की बाहों में। वह निश्चिंत होकर सो गई थी। प्रेगनेंसी जब से कन्फर्म हुई थी तब से सासू माँ नरम होने की बजाय उसके प्रति और कठोर हो गई थी। उसे खट्टा खाने की तीव्र इच्छा होती। रजत होता तो वह रजत से मंगवा लेती, पर रजत का टूरिंग जॉब होने की वजह से वह आए दिन घर से दूर रहता और घर की सभी चीजों पर सासू माँ का पहरा हो जाता। वे पल पल उस पर तीक्ष्ण दृष्टि रखती कि वह क्या और कितना खा पी रही है। पल पल उसे टोकती। अपना कमरा छोड़ वे उसके बेडरूम में ही बैठी रहती। रात को उसके पास ही सोती। रजत कहता ऐसा वे उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कर रही हैं, पर उनका प्रतिपल टोकना और फिर बात को उसके मायके से जोड़ देना उसके लिए असह्य हो जा रहा था। वह सुबह नाश्ता बनाती या दोपहर का खाना, उसके अचार निकालने पर पाबंदी थी।
छूता जाएगा अचार, मुझसे कहा करो अचार के लिए। और वे एक बिल्कुल छोटी सी फाँक उसे देती। ये देखकर वह भीतर तक कलप जाती। वह इन दिनों खुश रहना चाहती थी, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन उसका मूड पूरे समय सासू माँ के व्यंग बाणों से आहत रहता। वे एक भी दिन उसके दिल को छलने किए बिना बीतने न देती। उसे जरा सी भी महक से उल्टियाँ हो जाती और हालत खराब होने लगती। तब रजत यदि थोड़ी भी उसकी मदद करना चाहता तो सासू माँ कुपित होकर उसे जोरू का गुलाम की उपाधि देकर लांछित करती, अपनी कथा सुनाने लगती। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, आजकल की लड़कियों की नौटंकियां ही खत्म नहीं होती। गुलाम बना रखा है आदमी को। अरे एक मैं थी, जरा सा भी कुछ गलती से उल्टा मुंह से निकलते तो तुम्हारे ससुर जी को तुरंत बुखार आ जाता था। मैंने कभी मुंह खोलने की बदतमीजी नहीं की। माँ बाप ने संस्कार दिए थे, तुम्हारी तरह उजड़ नहीं थी। यहाँ इन्होंने आदमी को नौकर बना रखा है। ये सुनकर वह रजत से कोई भी मदद लेने से मना करने लगी। जितना उसका जी चलता वह करती, नहीं कर पाती तो तैयार करती खुद को जली कटी सुनने के लिए। पर सासू माँ के दावों की हवा भी जल्दी ही निकलने लगी। जब वह फिर अपनी सासू माँ के साथ ससुराल पहुंची, उस दिन सुबह सुबह ससुर जी हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे, साथ ही रजत से चर्चे करते जा रहे थे। वह किचन से सबके लिए चाय बनाकर लाई तो जेठ जेठानी और सासू माँ को चाय उनके कमरे में देने के बाद बाकी सबकी चाय वहीं डाइनिंग टेबल पर ही सबको सर्व करके खुद भी वहीं बैठ गई। तभी सासू माँ और जेठ जेठानी भी अपनी अपनी चाय लेकर वहीं आकर बैठ गए। सासू माँ ने अखबार लिया और नौकरी के विज्ञापन देख ससुर जी को बताने लग गईं। जब ससुर जी ने उनकी बातें अनसुनी कर दी तो वे खींचकर चिल्लाते हुए बोली, फालतू घर में बैठने से अच्छा है कोई जॉब देख लो। इस उम्र में अब मेरे हाथ पैर नहीं चलते, मेरे जिंदगी बिता दी नौकरी करते करते। अब इस पड़ाव पर आकर भी चैन से बैठने मत दीजिएगा, मुझे नहीं करनी जॉब। ससुर जी भी तल्ख हो उठे थे। हाँ, आराम की खाने को मिल रही है ना, तो हाथ पैर क्यों चलेंगे। उसे लगा जैसे कानों में बम फूटा हो। शायद उसने गलत सुना। सासू माँ ऐसा कैसे कह सकती हैं ससुर जी को। पर ससुर जी चाय छोड़कर तुरंत वहां से उठकर बाहर चले गए थे। वह हैरान थी, बेहद हैरान। कुछ कह देने भर से ससुर जी को बुखार आने की बात कहने वाली सासू माँ ने दोनों बहुओं और बेटों के सामने कितनी बड़ी बात बोल दी थी। और अभी उनके मुख पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि हमेशा की तरह वे अपनी कहानी सुनाए जा रही थी कि कैसे ससुर जी की शानदार नौकरी होने के बावजूद और उनके तमाम विरोध के बावजूद भी सासू माँ ने अपनी पहचान बनाने के लिए सरकारी नौकरी हासिल की, कैसे पैसे कमाए और कैसे इतनी प्रॉपर्टी बनाई। सब चुपचाप सुन रहे थे, पर उसे ससुर जी का ये अपमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अकेले में रजत से कहा भी, ऐसे कैसे बोल दिया मम्मी जी ने पापा जी को। बेचारे पापा जी, मम्मी थोड़ी रूढ़ हैं यार। 7 साल पहले पापा की फैक्ट्री अचानक बंद होने के बाद मम्मी ने ही घर चलाया है। उनकी सरकारी नौकरी ना होती तो हमारा भी अन्य फैक्ट्री वर्कर्स की तरह बुरा हाल होता। बहुत मेहनत की है मम्मी ने, इसीलिए थोड़ी कड़वाहट है लहजे में, पर कड़वाहट हम पर निकाल लें। पापा जी को ऐसे क्यों कहना, वो भी सबके सामने। पापा जी को कितना बुरा लगा होगा। तभी वे बिना चाय पिए बाहर चले गए। तुम अभी नई हो इसलिए तुम्हें सब अजीब लग रहा है। वो बस अभी थोड़ी रूढ़ हैं, उनका मोटिव गलत नहीं है, दिल की साफ है मेरी माँ। उसका मन भारी था। आज की घटना का अर्थ था कि वह अकेली नहीं थी। सासू माँ के पैसों के तराजू पर तुलने वाली कोई और भी था, जो न जाने कब से ये यातना झेल रहा था। ससुर जी के प्रति उसका हृदय द्रवित हो आया। अपने पिता की तो उसे सूरत भी याद नहीं थी। ससुर जी को देखकर लगता था कि ईश्वर ने पिता की कमी यहाँ पूरी कर दी है। यद्यपि वे किसी से भी बहुत ही कम बोलते, पर रजत के अलावा ससुर जी ही थे जिन्होंने आज तक उस पर कोई अवांछित टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि उससे पहली बार मिलने पर यही कहा था कि अपनी माँ से कहना कि उन्होंने हमारी उम्मीद से कहीं अच्छी शादी की है, कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये सुनकर तो सहज श्रद्धा उमड़ आई थी ससुर जी के प्रति। अपने भाग्य सराह उठी थी वो, जब उसे रजत से पता चला था कि उसे अपनी बहू बनाने के लिए ससुर जी ने अनशन कर दिया था। सासू माँ के लाख विरोध के बावजूद एक से एक संपन्न परिवार की लड़कियों को दरकिनार कर उसे अपनी बहू चुना था। एक बहू आप अपनी पसंद से ले आईं, अब एक बहू मेरी पसंद से आने दीजिए। भले ही दहेज में रुपए ढेरों सामान नहीं लाएगी, लेकिन संस्कार जरूर लाएगी, ये मेरा पक्का यकीन है।
सदैव चुप रहने वाले ससुर जी ने उस वक्त सासू माँ की एक नहीं चलने दी थी। पर ये शायद उनका पहला और एकमात्र विद्रोह था सासू माँ के एकाधिकार के खिलाफ। इस एक बात के अतिरिक्त उन्होंने कभी सासू माँ का विरोध नहीं किया, या शायद नहीं कर पाए। उनकी मजबूरी वह अब समझ पा रही थी। वे अब कमाऊ नहीं रहे थे ना, इसलिए उनकी हैसियत भी ज्यादा नहीं रह गई थी। सासू माँ स्वयं रिटायर हो चुकी थीं, परंतु वे चाहती थीं ससुर जी नौकरी करें, क्योंकि उनके अनुसार 7 सालों से वे खाली बैठे हैं और मुफ्त की खा रहे हैं। ऐसा सोचना कितने शर्म की बात थी। पर पता नहीं बाकी सदस्यों को ये बात गलत लगती भी या नहीं। किसी ने भी सासू माँ की इस गलती की ओर इशारा करने की भी आवश्यकता महसूस नहीं की थी। इस घर में किसी बात की कमी नहीं थी। ईश्वर का दिया सब कुछ था। अच्छी खासी संपन्नता थी। फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक गरीबी रह गई थी, जिसका इलाज संभव नहीं था। वह सोच रही थी, क्या पैसा रिश्तों पर भारी होता है? क्या अधिकार पैसों के बल पर ही मिलता है? क्या पैसा ही तमाम सुखों को दे पाने में सक्षम है? क्या प्रेम, सहयोग, समर्पण की कोई कीमत नहीं? वह विचलित होती थी। आज पहली बार वह ससुराल में खाना खाते वक्त सहज नहीं थी। उसे बेहद परायापन महसूस हो रहा था। एक एक कौर निगलना भारी पड़ रहा था। अब तो वह बराबर नोटिस कर रही थी कि घर में सासू माँ की ही तूती बोलती थी। उनके समकक्ष ही जेठानी भी अपनी सत्ता जमाने के लिए डटी थीं। दोनों में आए दिन मुंह जबानी सत्ता संघर्ष होता रहता था, जिसमें किसी दिन सासू माँ भारी पड़ती तो किसी दिन जेठानी। पुरुष वर्ग खामोश निरीह मालूम होता था। ये वर्ग सासू माँ की नौकरी करने को स्वयं पर एहसान मानकर उसके बोझ से अत्यंत दबा हुआ दयनीय स्थिति में था। यानी यहाँ स्त्री शक्ति बुरी तरह हावी थी। फिर भला दोनों पक्षों के मध्य संतुलन स्थापित होता भी कैसे? यूं तो सासू माँ और जेठानी जी में आए दिन टकराव होता। कभी यहाँ से मिसाइल छूटती, कभी उधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता। दोनों ओर से एक दूसरे पर दनादन विस्फोट किए जाते, लेकिन उसके घर आते ही दोनों आश्चर्यजनक रूप से यूनाइटेड नेशन की तरह एक हो जाती और दोनों की तोपों का एकमात्र टारगेट वह बन जाती। कहते हैं ना कि जो दबता है दबाया भी उसी को जाता है, और उसके दब जाने की तो सीमाएं पार हो चुकी थीं। पर दूसरी ओर से दबाते जाने की प्रक्रिया अभी और जोर पकड़ने वाली थी। जब वह डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती तो जेठानी उसे इस बात के लिए उकसाती कि वह बच्चे का लिंग पता करे, लड़का है या लड़की। घर में भतीजी के रूप में एक कन्या पहले से है, इस बार घर में लड़का आना चाहिए। इन बातों से वह डर जाती। न जाने कितनी घटनाएं और कहानियां उसने पढ़ी थीं, जहां लड़की पैदा होने पर ससुराल वाले बहू का जीना हराम कर देते हैं। वह बस स्वस्थ शिशु की कामना करती। लंबे इंतजार के बाद वह दिन भी आ गया जब वह हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई। जटिल ऑपरेशन प्रक्रिया के बाद उसने बेटी को जन्म दिया। एकदम गुलाबी, नर्म, रुई के गोले जैसी बच्ची को देख वह अपने सारे कष्ट भूल गई थी। रजत को उसकी डिलीवरी के दूसरे दिन ही टूर पर जाना पड़ा। 2 दिन बाद वह घर आ गई थी। टांकों में बहुत दर्द होता, बच्चे को संभालने की ताकत भी नहीं थी, पर घर में मायूसी थी। सबको लड़का होने की आस बंधी थी और आ गई थी लड़की। सासू माँ ने जापे के लड्डू और हरीरा बनाने से भी ये कहकर मना कर दिया कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, ऐसे में घी नहीं खाना चाहिए। उसे सुबह 1 गिलास दूध और अंडा मिलता और दोपहर में सिर्फ 1 रोटी और बिना नमक की, बिना छुकी दाल। रात में 1 कटोरी दूध दलिया। उसे भयंकर भूख लगती, लेकिन किससे कहे, कैसे कहे? अभी ज्यादा नहीं खाना है, टांकों में दिक्कत होगी। वह मन मार कर रह जाती। बच्चे के लिए दूध भी नहीं हो रहा था, लिहाजा गाय का दूध लगवाना पड़ा। सासू माँ आते जाते उसे खर्चे गिना जाती। उसके ऑपरेशन के बाद से जेठानी पर काम का भार बढ़ गया था, जिससे उनकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अब अजवाइन का पानी बनाना, कुछ देर बच्चे को देखना जैसे काम आ पड़े थे। सूतक की वजह से उसका रसोई में प्रवेश वर्जित था। उसे कमरे में ही रहने को कहा गया था, लिहाजा वह चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वैसे भी वह पोस्ट डिलीवरी सिंड्रोम से ग्रस्त हो गई थी। इस अल्पकालिक बीमारी में महिला काफी तनावग्रस्त और दुखी रहती है और बच्चे की फिक्र ज्यादा करती है। पर घर वालों को तो उसकी उदासी या परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें ये सब रजत को घर बुलाने के लिए उसकी नौटंकी लगती। उसके प्रसव के बाद की कोई तैयारी सासू माँ ने नहीं की थी। क्यों नहीं की पता नहीं। ऐसे में उसे बहुत दिक्कत होती।
नए कपड़े ये कहकर खरीदने से मना कर दिया गया था कि शिशु को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, पर पुराने कपड़े उपलब्ध ही नहीं थे। जेठानी ने अपनी बेटी के सारे कपड़े अपनी भाभी को दे दिए थे। उसने बड़े मन से एक स्वेटर और टोपा मोजा बुना था। एक सेट सासू माँ ने बुन दिया था। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं था। अब इतनी सर्दी में वह बच्चे को क्या पहनाए, कैसे रखे। घर आए उसे 6 दिन ही हुए थे कि उसकी माँ उससे मिलने आ गई, अपने साथ नेक दस्तूर का ढेरों सामान और उपहार लेकर। उसे बहुत खुशी हुई कि माँ अपनी नातिन के लिए ढेरों नैपकिन, कपड़े, गरम सूट सब लाई थी। अब बच्चे के कपड़ों को लेकर उसकी चिंता दूर हुई, लेकिन उसकी खुशी पर तब पानी फिर गया जब सासू माँ ने अत्यंत रुखाई से उसकी माँ का स्वागत करने की बजाय ये कह दिया कि ऐसे कौन बेटी के घर मुंह उठाकर चला आता है, कुछ तो सोचना चाहिए, जापे वाला घर है। माँ उसके कमरे में बैठी सफाई दे रही थी। तुम्हारी डिलीवरी भी हो गई, मुझे बताया ही नहीं किसी ने। परसों जब मैंने फोन किया तुम्हारी सास को हालचाल लेने के लिए, तब पता चला कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। बेटा बताओ, मैं भी माँ हूँ, मेरी बच्ची ऑपरेशन से गुजर कर आई है। क्या मेरा दिल नहीं करेगा उसको देखने का, उसके बच्चे को देखने का। शादी की है, बेच तो नहीं दिया जो सारे हक खत्म हो गए तुम्हारी माँ के। मैं बस मिलने आई थी, आज शाम की ट्रेन से ही वापस चली जाऊंगी। वह क्या कहती, उसका दिल चाह रहा था कि माँ रुक जाए, पर कैसे रोकती। माँ चली गई, पर उसकी सास को उसका यूं आना बिल्कुल नहीं भाया। उसे ये लगातार महसूस होने लगा था कि घर वाले उसे लेकर कुछ बातें बनाने लगे हैं। वे लोग उससे सीधे मुंह बात तक न करते, कुछ पूछती तो बेहद तल्ख चुभता हुआ जवाब मिलता। वे सर्दियों के दिन थे। भतीजी को बहुत तेज सर्दी खांसी के साथ फ्लू का संक्रमण हुआ था। वह अक्सर उसके कमरे में आकर बच्चे से खेलती। चूंकि बच्ची ऑपरेशन से हुई थी, इसलिए उसे इस बात की बहुत फिक्र रहती कि इसे कोई और संक्रमण न पकड़ ले। भतीजी ने बच्चे को खिलाते हुए उसके मुंह पर ही छींक दिया था। वह बुरी तरह घबरा गई और बच्चे को झट अपनी गोद में ले लिया। ये देखते ही सासू माँ ने चिढ़कर कहा, ये क्या हरकत है, उसकी गोद से बच्ची क्यों ली। मम्मी जी, उसको तेज सर्दी है, कहीं इसे भी इन्फेक्शन लग गया तो। बहुत हिम्मत करके जवाब दिया उसने। इतना सुनते ही सासू माँ ने भतीजी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर ले गईं। उसे लगा शायद वे छोटे बच्चे की परवाह के चलते ही भतीजी को बाहर खींच कर ले गई हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही उसकी सोच गलत साबित हो गई। रसोई से सासू माँ और जेठानी की तेज आवाजें अब उसके कानों तक पहुंच रही थीं। उनमें बार बार उसके नाम का जिक्र हो रहा था। उसका दिल बैठने लगा। हे भगवान, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ऐसे समय में रजत की अनुपस्थिति उसे बहुत खल रही थी। जब से वह डिस्चार्ज होकर घर आई है, रजत टूर पर है। धमधम की कदमों की तेज आवाज के साथ ही भड़ाक से दरवाजे का पल्ला धकेलती जेठानी कमरे में आंधी तूफान की तरह दाखिल हुई थी। तू है क्या, तेरी औकात क्या है, मेरी बच्ची की गोद से बच्चा लेकर कमरे से बाहर करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, चीर दूंगी तुझे, समझी। अगर मेरी बच्ची की ओर टेढ़ी नजर से देखा भी। वह हतप्रभ उनको जहर उगलते देख रही थी। इतनी सी बात को जेठानी जी ये रूप देंगी उसने सोचा भी नहीं था। भाभी, मैंने उसे बाहर नहीं किया, मम्मी जी लेकर गईं। आपको गलत फहमी हुई है। आप मम्मी जी से पूछिए। वह बुरी तरह डर गई थी। क्या मम्मी से पूछिए, क्या पूछवाएगी तू। अब सासू माँ जो बाहर खड़ी थीं, बेबी अंदर घुसी। दोनों ने उस हफ्ते भर की पुरसूता को घेर लिया। सासू माँ ने जेठानी को मिर्च मसाला लगाकर भर दिया था और वह गुस्से में उससे लड़ने चली आई थी। तेरी आंखें नोच लूंगी मैं, जीभ काट दूंगी अगर दोबारा मेरी बेटी को कुछ बोला। औकात 2 पैसे की नहीं और मेरी बेटी को आंखें दिखाती है। जेठानी चीख रही थी। भाभी, मैंने किया क्या है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जेठानी इतना क्यों भड़क रही है। तू जलती है मेरी बेटी से, कब से देख रही हूँ। तू अपनी खुन्नस निकालती रहती है। तुझे पसंद नहीं कि वो तेरे कमरे में आए। आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने उससे बच्चा छीनकर कमरे से बाहर धकेला। तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे। इसीलिए मैं कहती थी, बिन बाप की बेटी को घर में बहू बनाकर मत लाओ। पर कोई मेरी सुने तब ना। देखो इसके तेवर। जेठौती का हाथ पकड़कर झटकती है, मेरी आंखों के सामने धकिया कर बाहर निकालती है। इतनी कुलच्छनी है ये। सासू माँ अब झूठे आरोप लगाने पर आ गई थीं।
अच्छा है जो इसका बाप इसके ये लक्षण देखने से पहले ही मर गया। आप लोग मुझे कह लीजिए उन्हें क्यों घसीट रहे हैं जो इस दुनिया में ही नहीं है। कम से कम मेरे माँ बाप के लिए तो अपशब्द मत कहिए। उसके आंसू निकल रहे थे। 4 दिन हुए बच्चा पैदा किए, अपने आप को क्या समझ रही है? इतनी बज्जात गंदी औरत पड़ गई मेरे पल्ले, नौटंकी दिखाती रहती है। निकल मेरे घर से, निकल अभी के अभी। तुझे तो मैं लात मार के घर से निकालूंगी। आने दे दीपू को, उससे कहूंगी ले जाए इस गंदगी को। सासू माँ दहाड़ रही थीं। उसने डर के मारे बच्चे को सीने से लगाकर सर झुका लिया, कान दोनों हाथों से बंद कर लिए। नहीं सुना जा रहा था, बिल्कुल नहीं। कानों में जैसे पिघला शीशा उड़ेला जा रहा हो। ये किस बात के लिए सुनाया जा रहा है? उसने कौन सा अक्षम्य अपराध कर दिया? उसके छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा जो उसे बच्चे के साथ घर से लात मार के निकाल देने की बात हो रही है? कौन सुनेगा, किससे कहे? कहाँ सुनवाई होगी उसकी? यहाँ तो बिना उसकी सुने फैसले सुनाए जा रहे हैं। उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसने रहम की आशा में हाथ जोड़ दिए थे। उसे डर था वे दोनों मिलकर उसे मारपीट भी कर सकती हैं। घर के दोनों पुरुष चुपचाप इस घटना को सिर्फ घटित होते देख रहे थे। दोनों में से किसी ने भी अपनी औरत को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। कटे रखे पेड़ की तकलीफ, टांकों का दर्द, बच्चे को बाहर का दूध पिलाने की बेबसी और ये सब झूठे आरोप और निम्न स्तर का व्यवहार। कहाँ फंस गई मैं? कैसे लोग हैं? मुझे अपने पास, अपने घर बुला लो माँ। काश आप यहाँ होती तो मैं आपकी गोद में सर रखकर रो लेती। मुझसे नहीं झेला जा रहा माँ। उसका अंतर्मन चीत्कार कर उठा। उस रात सासू माँ उसके खाने का दलिया पटक गई थी। वह सूनी आंखों से कटोरे को देखती रही। इतने अपमान, इतनी गालियों के बाद वह कैसे उस घर का अन्न खाती? रात 10 बजे सासू माँ ने कटोरा वैसे ही रखा देखा तो, मर जा भूखी, मैं भी देखती हूँ कब तक तेरे ये परपंच चलते हैं। कल मरती हो तो आज ही मर जा, कहकर कटोरा लेकर चली गई। उस रात फिर उसकी बच्ची को दूध भी नहीं मिला। बच्ची भूख से बिलबिलाए जा रही थी। वह उसे सीने से चिपकाए नाकाम कोशिश करती उसकी भूख मिटाने की। कमरे में वह अकेली अपनी बच्ची को लिए पड़ी रही। पूरी रात बच्ची भूख से बिलबिलाती रही और वह अपने अपमान से, हे भगवान प्लीज रजत जी को घर भेज दो ना मेरे पास, यहाँ मेरा कोई नहीं। वह ईश्वर से पति के घर आने की कामना किए जा रही थी। सुबह हो चुकी थी, 5 बज रहे थे। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। बच्ची रो रो कर थक कर सो चुकी थी। उसे बच्ची को देखकर फिर रोना आ गया। मेरी नहीं तो कम से कम हफ्ते भर पहले दुनिया में आए बच्ची की तो सोचते ये लोग। इसको भी मेरे साथ घर से बाहर निकालने की बातें करते हैं। दुख से उसका जी फटने लगा था। अचानक बाहर कुछ हलचल हुई थी। मेन गेट खुलने की आवाज के साथ ही उसे रजत की आवाज सुनाई दी। एकदम से जैसे उसके मुर्दा शरीर में जान आ गई। भगवान का बार बार धन्यवाद करती वह आंसू रोक नहीं पा रही थी। बेसब्री से वह दौड़कर रजत के सीने से लग जाना चाहती थी। उसके अलावा इस वक्त यहाँ उसका और कोई नहीं था, लेकिन उसे कमरे से बाहर आने की इजाजत नहीं थी। वह बेताबी से रजत के कमरे में आने का इंतजार करने लगी, पर ये क्या, हॉल से आते संवेद स्वरों पर उसका ध्यान केंद्रित हो गया। कल जो तमाशा किया है तेरी बीवी ने, ये कैसे संस्कार हैं? ससुर जी को ये कहते देख वह जड़ हो गई। ये क्या, पापा जी भी उसी को गलत ठहरा रहे हैं। देख दीपू, तेरी भाभी और मम्मी तक को नहीं छोड़ा उसने। नहीं चलेगा इस घर में। ये जेठ जी की आवाज थी। वह दरवाजे की ओट से देख रही थी। रजत के चारों ओर सास ससुर जेठ जेठानी बैठे थे और रजत चुपचाप बैठा सुन रहा था। जाने क्या क्या कहते रहे वो लोग उसके लिए। वह हताश निराश अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। गरीब घर की लड़की का कोई नहीं, कोई भी नहीं। सिसक उठी वह। 2 घंटे बीतने आए थे रजत को आए, लेकिन वह अब तक कमरे में नहीं आया था। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि यदि वे सब लोग मिलकर उसे यहाँ से निकाल दें तो छोटे से बच्चे को लेकर वो कहाँ जाएगी? मायके भी कैसे जाएगी? उसके पास तो 10 रुपए भी नहीं। किससे सहायता मांगे, क्या करे? क्या रजत भी इन लोगों जैसे ही निकलेंगे? क्या बच्चे का भी कोई मोह उनको नहीं होगा? आखिर थके हुए कदमों से रजत कमरे में आया। वह बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। रो रो कर सूज चुकी लाल नम आंखों से वह देख रही थी। रजत उससे मुंह फेर कर बैठ गया और बच्ची को सहलाने लगा।
उसे औरतों के प्रिय चरित्र का मतलब आज समझ में आ रहा था। कितना अद्भुत टैलेंट था उसकी सास में कि उसकी एक बहुत ही छोटी सी हरकत को उन्होंने कितना बड़ा इशू बना दिया था। और तो और घर के अन्य सदस्यों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया था कि सबको वही खलनायिका नजर आ रही थी। जेठानी से लेकर जेठ जी, ससुर जी और रजत तक का ब्रेन वॉश कितनी खूबसूरती से उन्होंने कर दिया था कि इतने दिनों बाद आकर भी रजत उससे मुंह फेर कर बैठा है। आखिर उसका सब्र जवाब दे गया, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। अब क्या कहना है? कह तो चुकी कल कितना कुछ मेरे माँ बाप को, अब मैं बाकी हूँ, मुझे भी कह लो। वह दुखी स्वर में बोला, मैंने कुछ नहीं कहा किसी से, मैंने कुछ नहीं किया। अपने उसी मरे बाप की कसम खाकर कह रही हूँ जिसे कल यहाँ कोसा गया है। क्या क्या नहीं कहा गया है? आपने उनकी सुन ली, मेरी कोई सुनवाई नहीं। पहली रात ही मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी ऐसी कोई बात ना करना कि मुझे मेरी माँ और तुम में से किसी एक को चुनने की नौबत आए। फिर क्यों किया ऐसा? तुमसे ये उम्मीद मैंने सपने में भी नहीं की थी। अपने बच्चे की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो खुद नहीं पता कि मम्मी जी और भाभी को मुझसे इतना द्वेष आखिर क्यों है। आपको अब भी यकीन नहीं मुझ पर? बच्चे की कसम खाने की जरूरत नहीं। इतनी ही अच्छी हो तो कल मम्मी पर चिल्लाई क्यों? वो नौकर हैं क्या तुम्हारी? एक बुजुर्ग महिला तुम्हारा खाना लेकर आ रही है और तुम खाने की थाली फेंक कर ये कहती हो कि 10 मिनट लेट क्यों लाई खाना? दूध का गिलास लाई रात में तो तुमने वो भी बाहर फेंक दिया। हराम का आ रहा है क्या दूध? इतनी बदतमीजी करने के बाद, मेरी माँ का अपमान करने के बाद तुम सोचती हो कि तुम्हारा फेवर करूंगा? तो ये गलतफहमी है। जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो उतना ही अच्छा रहेगा, समझी? प्यार की जरूरत है तुमसे, पर अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त कर लूं इतना बेगैरत नहीं हूँ। अपनी माँ के घर जाना चाहती हो तो सामान बांध लो अपना। यहाँ रहना है तो मेरी माँ का सम्मान करना पड़ेगा। रजत बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला। वह फटी फटी आंखों से रजत को देख रही थी। आपकी माँ या आपके किसी भी घर के सदस्य से मैंने अगर कुछ भी उल्टा कहा हो तो ईश्वर मुझे अगली सांस न दे। मैं और कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अपनी बेबसी में वह चीख चीख कर रो लेना चाहती थी, पर उसकी चीखें घुट कर रह गई थीं। कमरे में लंबे समय तक खामोशी छाई रही। रजत शून्य में घूर रहा था। तभी जेठानी आई। दीपू भैया, आपका नाश्ता, पोहे की प्लेट। उन्होंने रजत को पकड़ाई, उसे घूरा और चली गई। वह घुटनों में सर दिए बैठी थी। किसी का स्पर्श उसे सर पर महसूस हुआ तो उसने सर उठाया। रजत उसके सर पर हाथ फेरकर पूछ रहा था, तुमने नाश्ता किया? भरी आंखों से उसने रजत को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने घुटनों में सर घुसा लिया। उसकी सिसकियां गूंजने लगीं। रजत ने उसे सीने से चिपका लिया था। जो हुआ सो हुआ, उठो नाश्ता कर लो। उसने इनकार में सर हिला दिया। तुम नहीं खाओगी तो बच्ची को दूध कैसे मिलेगा? मम्मी बता रही थीं, कल पूरी रात बच्ची रोती रही। मैं यहाँ का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। मर जाने दीजिए मुझे। यहाँ न मेरी कोई जरूरत है न मेरी बेटी की। चुप करो, गलती भी खुद करो और फिर बेकार की जिद भी खुद करो। उठो खाओ इसे। जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं, कसम खाती हूँ मैं ऐसे ही प्राण त्याग दूंगी। आप जाइए भी। आज पता चल गया मेरा यहाँ कोई नहीं। मायके नहीं जाऊंगी मैं, सीधा शमशान ही ले जाइएगा। और सुनिए, क्रियाक्रम के लिए पैसे मेरी माँ ने जो जेवर दिए हैं उनको बेचकर ले लीजिएगा। यहाँ का एक भी पैसा मेरी मैयत में मत लगाइएगा, वरना मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। दुख एक ही बात का रहेगा, अपनी बच्ची की जान मैं अपने हाथों से नहीं ले सकती और यहाँ छोड़ भी नहीं सकती। जो मेरे ना हुए मेरी बच्ची के कैसे होंगे? कल मुझे बच्चे सहित लात मारकर घर से निकालने की बात कही गई थी। निकाल दीजिए, मेरा है ही कौन? हाथ जोड़ दिए उसने। रजत चुपचाप सर झुकाए बैठा था। तभी बच्ची कुनमुनाई और उसने रोना शुरू कर दिया। उसने झटपट बच्ची को उठाया और सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। फिर भीगे स्वर में बोली, इसके लिए दूध ला दीजिए। कल शाम से इसे दूध नहीं मिला है। क्यों? इसे दूध क्यों नहीं दिया? जिद तो तुम्हारी है खाना ना खाने की। इसे क्यों भूखा मार रही हो? मैं किचन में जा नहीं सकती। और कल जो हुआ उसके बाद कैसे दूध मांगती? क्या ये बच्ची उनकी कुछ नहीं लगती? रात भर ये भूख से रोती रही और पूरा घर खा पी कर सोता रहा। वह फिर सुबह पड़ी। रजत फौरन उठा और किचन में आया। सासू माँ किचन में ही थीं।
मम्मी छुटकी के लिए दूध दे दो। दूध? बच्ची के लिए दूध तो मैंने आज लिया ही नहीं। क्यों? दूध क्यों नहीं लिया? तेरी बीबी कल से खाना नहीं खा रही, तो हमें लगा दूध भी क्यों पिलाएगी बच्चे को। मैं क्यों पैसे खराब करूं उसके पीछे। जो बचा था वो मैंने चाय में डाल दिया। पर बच्ची दूध तो पिएगी ना। हाँ तो ले आ जाकर, मुझे क्यों सुना रहा है। कान भर दिए दिखे हैं तेरे। सासू माँ की त्योरियां चढ़ गई थीं। रजत चुपचाप निकला और कोई 15 मिनट में दूध लाकर गर्म करके बोतल में लेकर पहुंचा। बच्ची अभी तक रोए जा रही थी। बोतल मुंह से लगाते ही बच्ची एकदम शांत हो गई। जल्दी दूध गटकने लगी। उसे यूं दूध पीते देखकर रजत का मन भर आया। उसने बच्ची को प्यार से चूमा। वह फिर किचन में आया। मम्मी, शुभांगी का नाश्ता भी दे दो, मेरे साथ ही खा लेगी। ओहो, तो महारानी जी ने अनशन त्याग दिया। पति को दिखाने भर की नौटंकी थी। वक्र मुस्कुराहट के साथ सासू माँ ने कटाक्ष किया था। रजत उनसे बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसको चुपचाप खड़ा देखकर सासू माँ फिर बोली, कल से खा नहीं रही थी तो हमने बनाया भी नहीं उसके लिए। तू आ गया इसीलिए तेरे लिए नाश्ता बन गया। यहाँ कोई नौकर नहीं बैठे उसके बाप के, जो जब ऑर्डर हो तब नाश्ता बनाए। वह चुपचाप कमरे में आ गया, अपनी प्लेट उठाई और उसके पास बैठ गया। चम्मच में पोहा लेकर चम्मच उसके मुंह के पास ले जाकर बोला, खाओ, तुम्हें मेरी कसम है, वरना मैं भी भूखा रहूंगा। दिन के 11 बज गए थे। भूख उसे कसकर लगी थी, पर घायल आत्मसम्मान उसे इजाजत नहीं दे रहा था कि वह कुछ खाए। लेकिन रजत के मनोहार ने उसे पिघला दिया। छलकती आंखें पोंछ उसने खाना शुरू किया। नाश्ते के बाद रजत के ही आग्रह पर वह कमरे से बाहर आई थी। इतनी सर्दी है, बच्चे को लेकर कुछ देर लॉन में धूप में बैठो, अच्छा लगेगा। वे दोनों धूप में बैठ गए। रजत एकटक उसके पीले पड़े चेहरे को निहार रहा था। घर के माहौल को लेकर वह बहुत ऊहापोह की स्थिति में था। वह हफ्तों घर से बाहर रहता है और पीछे से उसकी नवप्रसूता पत्नी और नवजात को अगर नाश्ता, दूध, भोजन तक ढंग से नहीं मिले तो कैसे चल पाएगा। उस पर घोर मानसिक क्लेश। वह अपनी भाभी का स्वभाव तो शुरू से जानता था। तिल का ताड़ बनाना और बेवजह झगड़ा करना उसकी फितरत थी। इसीलिए वह इशारों में शुभांगी को उनसे दूरी बनाए रखने को कहता रहता था। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, वह जब भी घर आता मम्मी उसे बड़ी बहू की बुराई लेकर बैठ जाती। बार बार यही कहती, तू ऐसी बिगड़ैल मत ले आना, मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। शुभांगी के स्वभाव को देखकर वह निश्चिंत था। कम से कम उससे उसकी माँ को कोई शिकायत नहीं होगी। वह एक कम बोलने वाली, षड्यंत्रों से दूर, सीधे स्वभाव की लड़की थी। लेकिन आज वह हैरान था। आज उसकी पत्नी को ही कटघरे में खड़ा किया गया था, वो भी इस नाजुक समय में, जबकि उसे घर वालों के प्रेम और सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। उसे अपराधिनी घोषित किया जा रहा था। अपनी बच्ची को देखते हुए उसने मन ही मन फैसला ले लिया था। मेरे साथ चलोगी? उसने चौंक कर रजत की ओर देखा। आपके साथ? हाँ चलोगी। अभी तो टाँके भी नहीं खुले मेरे। अरे आज 10 दिन पूरे हो रहे हैं ना। आज टाँके खुलना है तुम्हारे, फिर कल ही अपने साथ ले जाऊंगा। इतने छोटे बच्चे के साथ 5-6 घंटे का सफर सेफ रहेगा। क्योंकि वह पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लेक्स ग्रस्त थी, अतः बच्चे को लेकर वैसे ही बहुत सोचती और उदास रहती थी। कल ही डॉक्टर से बात कर लूंगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। वहाँ कम से कम खाना पानी तो ठीक से लोगी। मैं भोजन के लिए बाई लगा लूंगा। उसका मन बहुत भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। बोलो चलोगी? उसने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जब से वे लॉन में बैठे थे उन पर बराबर आंख कान रखे जा रहे हैं। जेठानी, जो इन मामलों में काफी तेज थी, कान लगाकर अब तक सब सुन चुकी थी और फौरन सारी सूचना सासू माँ तक प्रसारित भी कर चुकी थी। दोनों जाने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर सासू माँ का मन तो हो रहा था कि उस कल की आई लड़की को झूठा पकड़कर अभी घर से बाहर निकाल दे। कैसे उसने उसके बेटे पर काला जादू कर दिया था कि उनका श्रवण कुमार, जो हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाया करता था, आज अपनी बीबी के पक्ष में खड़ा हो रहा था। ये तो सरासर उनके वर्चस्व को चुनौती देने वाली बात थी। उस कल की आई छोकरी की इतनी हिम्मत कि वह उनसे उनका बेटा छीनने चली है। पहले ही एक कम थी, जो अब ये दूसरी खड़ी हो गई है। वह हाथ से निकलती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चिंतन करने बैठ गईं। साम दाम दंड भेद, चाहे जिसका सहारा लेना पड़े, वह उस गवार लड़की को जीतने नहीं देंगी, हरगिज नहीं। बच्ची सो गई थी।
तो बहे और रजत कमरे में आ गए। उसने बच्ची को सुला दिया था। आज टांके कटने थे। बहे हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। बच्ची को भी अपने साथ ले लिया था। यहाँ छोड़ने का उसका जरा सा भी मन नहीं था। टाके अच्छे से निकल गए थे। डॉक्टर ने ड्रेसिंग और सफाई कर जरूरी निर्देश दिए। अब वे लोग पीडियाट्रिशियन के पास पहुँचे ताकि सफर के लिए उनकी सलाह भी ले सकें। इतनी उदास क्यों रहती हो? बच्ची हुई इसलिए? बच्चों की डॉक्टर बेटी का चेकअप करते हुए उससे पूछ बैठी। नहीं तो, वह सकपकाकर बोली। बच्चे को बाहर का दूध दे रही हो? देखो इसका पेट कड़क हो रहा है। जी मुझे होता नहीं इतना। उसकी आंख में आंसू आ गए। डॉक्टर अनुभवी महिला थी। उसने प्यार से पूछा, टेंशन है कोई? मायके में हो या ससुराल में? ससुराल में। डॉक्टर ने तुरंत रजत की ओर मुड़कर कहा, वाइफ को कुछ महीनों के लिए उसके मायके छोड़ दीजिए। ससुराल तो ससुराल ही होती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है। जी हम यही पूछने आए थे कि बच्चे के साथ सफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? रजत ने पूछा। इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी पत्नी का मानसिक और शारीरिक आराम है। सफर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी है। ले जाइए, पर टाँके आज ही खुले हैं। थोड़ा एहतियात रखिएगा और ये ख्याल रहे कम से कम 6 महीने अंदर से टाँके भरने में लगते हैं। तब तक इन्हें किसी भी तरह का भारी काम न करने दें। फिर उसकी ओर देखकर डॉक्टर बोली, फालतू टेंशन लोगी तो असर बच्चे पर पड़ेगा। अपने आप को खुश रखो, ठीक है ना? उसने हाँ में सिर हिला दिया। बाकी सब ठीक है, ले जाइए इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। वे दोनों घर आए। रजत कमरे में आकर सामान समेटने में उसकी मदद करने लगा। सब पैक कर लो, हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों उसका मन भारी हुआ जा रहा था। वह इस तरह चली जाएगी तो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब क्या कहेंगे? उधर भी सब पूछेंगे कि जल्दी कैसे आ गई। सबको क्या जवाब दूंगी, क्या बहाना बनाऊंगी? ये भी तय था कि उनके इस प्रकार चले जाने से इस घर से उसके साथ साथ रजत के भी संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। उसके बच्चे से दादा दादी, ताई ताऊ, बहन सबका साथ छूट जाएगा। उसने ऐसा भी नहीं चाहा था, कभी नहीं। क्या सोच रही हो? रजत बच्चे के कपड़े बैग में रखता हुआ बोला, इस तरह जाना अच्छा नहीं लग रहा। उसने मरियल आवाज में कहा, क्या करें, मजबूर भी तो हमारे अपनों ने ही किया है। मुझे भी कौन सा अच्छा लग रहा है, पर कोई डिसीजन तो लेना ही था। आप एक बार पापा से बात करिए ना। मुझे लगता है वह समझेंगे हमारी बात। क्या पता सब ठीक हो जाए। न जाने क्यों अब भी उसका भरोसा ससुर जी से डिगा नहीं था। अब भी वो उसके लिए उम्मीद की किरण थे, भले ही छीड़ सी ही सही। पापा भी मम्मी के सुर में सुर मिला रहे थे आज। सुना तो तुमने भी होगा, क्या उम्मीद करूं? देखिए पापा जी और भैया उतने ही जानते हैं जितना घर की औरतों द्वारा बताया जाता है। मम्मी जी और भाभी ने जैसा प्रोजेक्ट किया है वे उसी को सच समझ रहे हैं। आप एक बार पूरी बात करके उनके सामने रखिए ना। मुझे लगता है पापा जी जरूर इसका हल निकाल लेंगे, वरना मेरे दिल पर जो बोझ है वह मैं सह नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पापा मम्मी के बिना कोई बात नहीं करते। प्लीज एक बार मेरी खातिर बात कीजिए ना। जब सब दोपहर में सोने जाएंगे तब अकेले में उनसे बात कीजिएगा। मुझे पक्का भरोसा है कोई हल जरूर निकलेगा। ठीक है, पर मुझे उम्मीद नहीं है। दोपहर 3 बजे के आसपास पापा को अकेला टीवी देखते हुए पाकर रजत उनके पास चला आया और बहुत सावधानी से उसने बात रखनी शुरू की ही थी। वह मुतमईन थी कि कम से कम ससुर जी उसकी सच्चाई समझेंगे और सासू माँ और भाभी को पाबंद करेंगे कि आगे से वे कोई दुर्व्यवहार छोटी बहू के साथ ना करें। इस समय सासू माँ कहीं और बिजी हैं, सो रजत खुलकर ससुर जी से बात भी कर पाएगा। 10 मिनट नहीं बीते थे कि उसने सासू माँ को ससुर जी के कमरे में प्रवेश करते देखा। और फिर अब तक जो वार्तालाप शांति से चुपचाप चल रहा था वो अचानक ही तेज और एक तरफा चलने लगा। सासू माँ की तीखी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। इसे सुनकर जेठानी और जेठ जी भी वहीं पहुंच गए। अब कई आवाजें एक साथ आ रही थीं। शोर में कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। वह एक बार फिर उसका दिल बैठ गया। छोटी बहू मालिश करा लो। मालिश करने वाली बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने कमरे से ही उसे मना करते हुए कल आने को कहा, पर मालिश वाली को शायद कुछ बात करनी थी या शोर के प्रति जिज्ञासा थी। वह वहीं एक कोने में खड़ी हो गई। इतने में जेठानी बाहर निकली थी। कमरे में आकर बोली, चलो तुम्हें बुलाया जा रहा है। भय से उसकी घिघी बंध गई थी। जाने अब क्या होने वाला है, उसे क्यों बुलाया गया है।
चलो, जेठानी हड़काते हुए बोली। उसने चुपचाप बच्ची को गोद में उठा लिया और मरे मरे कदमों से वहां पहुंची जहां सब बैठे थे। वह दरवाजे के पास ही सहारा लेकर बैठ गई। सब उसे ही घूर रहे थे। रजत चुपचाप बैठा था। कमरे में सिर्फ सासू माँ की आवाज गूंज रही थी। ये नीच लड़की, जिसका खानदान ही नीच है। वे उंगली से उसकी ओर इशारा कर रही थी। ये जब से यहाँ आई है सर पे नाच रही है। न बड़ों का लिहाज, न छोटों की शर्म। इसकी इतनी हिम्मत कि जिठौतन का हाथ पकड़कर धकियाकर कमरे से बाहर निकाले। पूछ इससे कैसे हिम्मत हुई इस चुड़ैल की। रजत ने उसकी ओर देखा। बोलो शुभांगी, मम्मी क्या कह रही हैं? वह अपने ईश्वर को मना रही थी, भीतर की सारी शक्ति संचित कर रही थी। फिर भी उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस समय वह अपने आप को नितांत अपरिचित लोगों के बीच फंसी असहाय महसूस कर रही थी। उसकी स्थिति कदाचित कसाईयों से घिरे मेमने की भांति थी, लेकिन वह जानती थी कि यदि आज भी वह अपने भीरूपन से बाहर नहीं आई तो ये लोग उसे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए सासू माँ के झूठों आरोपों का खंडन उसे ही करना होगा। आखिर उसके मुंह से बोल फूट ही पड़े। मैंने कब बाहर निकाला? मैंने बस अपनी बच्ची को गोद में लिया था क्योंकि वो भतीजी जुकाम की वजह से बहुत छींक रही थी। मुझे बस इन्फेक्शन की चिंता थी। मैंने उसे नहीं निकाला। मम्मी जी वहीं बैठी थीं। मैं नहीं जानती वो क्यों झूठ बोल रही हैं। इतना कहने के लिए उसे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी थी, ये वो ही जानती थी। आय हाय, ये देखो इस उल्टा के लक्षण। ये मुझे झूठा कह रही है। यही सिखाया इसकी माँ ने भिखारियों की औलाद से। और उम्मीद भी क्या है? इसका बाप ये सब देखता तो वैसे ही मर जाता। अच्छा है जो पहले ही अब नहीं सुना गया उससे। उसका दिमाग फट रहा था। उसे इस समय अपने सर में तेज आग जलती महसूस हो रही थी। आखिर इतने महीनों का संचित लावा आज बाहर आने को उद्यत हो उठा। बस कीजिए, मेरे माँ बाप को कोसना बंद कीजिए। उन्होंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो हर समय उन्हें अपशब्द कहती हैं आप? कहते कहते वह रो पड़ी। उसकी हिचकियां बंध गई थीं। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप कह रही हैं। आप भी कसम खाकर कहिए कि जो आप कह रही हैं सच कह रही हैं। वह आखिर बोल ही गई। हाय राम, देख ले दीपू, तेरी बीबी के लक्षण। तेरी माँ को झूठा साबित कर दिया। हाय, इसी दिन के लिए इस छिनाल को लाई थी मैं बहू बनाकर। हाय, वे अपना सर झटकने लगी। जेठानी तुरंत सास की तरफ लपकी। मम्मी आप कुछ मत कहिए, मुझे सब पता है इसकी चालें। नीच औरत है ये। वह सब समझ रही थी। सास को उम्मीद नहीं थी कि सबके सामने वह इस तरह मुंह खोल देगी। कसम वाली बात आते ही उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया। खाइए ना कसम, बिना बात मुझ पर आरोप लगाए जा रही हैं। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने? सासू माँ को कमजोर पड़ते देख अब जेठानी ने मोर्चा संभाल लिया। तू मेरी बेटी से जलती है, हर समय उसको टोकती रहती है। मैं अंधी बहरी हूँ क्या? पर आज वह भी मुंह खोल चुकी थी। भाभी, कभी टोका भी हो तो उसके अच्छे के लिए टोका है। धूप में नंगे पैर घूमती है तो चप्पल पहनने के लिए टोका है। सर्दी में स्वेटर पहनने के लिए टोका है। अपना बच्चा समझकर टोका है। नहीं पता था आप इसका भी इशू बनाएंगी। चुप, बिल्कुल चुप हो जा नीच। तू क्या उसे अपना बच्चा समझेगी? तू तो उस पर जब तक मौका पाकर हाथ उठाती है, उसको नोचती खसोटती है। बच्चे ने खुद बताया है मुझे। बेचारी भतीजी डरती है तेरे कमरे में आने से। तू धमकाती है उसे। बच्चा क्या झूठ बोलेगा? इतने गंदे और झूठे इल्जाम सुनकर उससे रहा नहीं गया। मम्मी जी क्यों झूठ पर झूठ बोल रही हैं? किसी का दिल इतना भी मत दुखाइए कि उसके दिल से हाय निकले। उसके रोने पड़ने से माहौल फिर उसकी ओर झुकने लगा था। ये देखकर अब सासू माँ के पास अपना तुरुप का इक्का चलने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। हाय हाय, सासू माँ अपने दिल पर हाथ रखते हुए कल्पने देखते ही देखते वे अचानक से बुक्का फाड़कर रोने लगीं। ये देखकर वह यकायक चुप हो गई। उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके चुप होते ही सासू माँ ने चेकमेट करते हुए पूरा माहौल अपनी ओर कर लिया। इस बुढ़ापे में यही देखना बचा था कि कल की आई लड़की गंदे इल्जाम मुझ पर लगाए। मुझे हाय लगा रही है। इसको तो मैं बहू बनाकर लाई थी। न स्टेटस देखा, न खानदान देखा। और देखो इसने क्या किया, मुझे झूठा साबित कर दिया।
करेगी ही, अपनी डिलीवरी करा ली, अब इसे मेरी क्या ज़रूरत। अब चली जा लात मार के मेरे सीने में, ले जा अपना पति भी। मेरा बेटा छीन लिया, मेरा गुरूर छीन लिया। और सुन दीपू, तूने अपनी बीवी के साथ मिलके इस्तेमाल किया अपनी बूढ़ी माँ को। भगवान सब देख रहा है, सब देख रहा है, कहकर वे कलप कलप कर रोने लगीं। उनको यूं रोता देख रजत के चेहरे पर बेहद ग्लानि और पश्चाताप के भाव उभर आए। मम्मी, आप ऐसे तो ना कहो, दूर हट, चला जा तू उसे साथ लेकर। बीबी आ गई, बच्चा हो गया, अब माँ बाप की क्या जरूरत। फिर उसकी ओर देखकर चीखी, इस नीच लड़की ने मेरा घर बांट दिया। अरे भुगतेगी तू, नरक में सड़ेगी। तू मुझे क्या हाय देगी, तुझे हाय लगेगी एक बूढ़ी माँ की। सुन ले कान खोलकर, अगर मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया हो तो ये ससुर जी मर जाएं और मैं भुगतूं, और अगर तूने गलत किया है तो तेरा पति मर जाए और तू भुगते। ये मेरी आत्मा की हाय है तुझ पर। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। ये क्या कह दिया था उसकी सास ने। छी, कोप कितना भी चरम पर क्यों ना हो, ऐसे कौन बोलता है। पर अपने पति और बेटों की निगाह में अपने आप को सच साबित करने की जिद में सासू माँ ने शब्दों के संयम की भी सभी सीमाएं पार कर ली थीं। उसको किसी भी तरह झुकाने की जिद इतना हावी हो चुकी थी कि वे कुछ भी अनर्गल प्रलाप किए जा रही थीं। कोई और समय होता तो वह शायद इतना सुनकर भय से ही कांप कांप कर मर जाती, पर आज उसकी आंख से शर्म का पानी मर चुका था। इतना अपमान उसका हो चुका था कि अब कुछ बचा ही नहीं था। एक विद्रूप मुस्कुराहट उसके चेहरे पर क्षणांश के लिए चमकी और फिर लुप्त हो गई। ठीक है, अब भगवान ही देखें। उसने बच्चे को गोद में लिया और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही क्षोभ और घोर अपमान से वह स्थिर न रह सकी, बिस्तर पर ढह गई। मुंह में साड़ी का पल्लू ठूंस वह रुलाई की आवाज रोकने का असफल प्रयास कर रही थी। रजत भी वहां से उठ रहा था जब सासू माँ फिर गरजी, अगर इस घर से तुम लोग गए तो सुन ले, मेरी लाश पर पैर रखकर जाओगे, और नहीं गए तो अब ये लड़की इस घर में तभी रह पाएगी जब ये मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़कर माफी मांगेगी, वरना दफा कर इसे इसकी माँ के घर। इस घोषणा के बाद फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। जेठानी तो जेठ के साथ इस भयंकर त्रासद माहौल से बचने के लिए पीछे के दरवाजे से चुपचाप अपने लोकल मायके खिसक चुकी थी। रजत चुपचाप कमरे में आकर हाथों में सर झुकाए बैठ गया। क्या चाह रहा था और क्या हो गया। इसीलिए मैं पापा से बात नहीं करना चाहता था। मुझे पता था वो मम्मी के बिना कोई बात करेंगे ही नहीं। अच्छी खासी बात हो रही थी, मम्मी ने आकर तूफान खड़ा कर दिया। कहाँ की बात बढ़ाकर कहाँ ले आई। मुझे ये तो पता था कि मेरी माँ बहुत रुढ़ है, पर वो इतना झूठ भी बोल सकती हैं, ये आज पता चला। वह आंसू पोंछ चुपचाप उठी और अपने सूटकेस में अपने कपड़े ठूसने लगी। क्या कर रही हो, शाम की ट्रेन में बैठा दीजिए, मैं चली जाऊंगी तो ये टंटा भी खत्म हो जाएगा। और वहाँ सबसे क्या कहोगी, जो है वही कहूंगी। और क्या कहूंगी, दिन रात जो जलालत यहाँ मिल रही है, कम से कम उससे तो बचूंगी। मुझे छोड़कर जाने की बात कह रही हो, एक बार नहीं सोचा मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे और छुटकी बच्ची के बिना। मेरी माँ ने तो आज मुझे पराया ही कर दिया, अब तुम भी छोड़ जाओ अकेला। जाने की कहकर मेरे साथ तुम भी वही कर रही हो जो इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया। उसने देखा, गहरे विषाद से रजत की आंखें गीली थीं। कितनी पीड़ा थी उन शब्दों में। वह रजत के पास आकर बैठी, उसके कंधे पर सर रख दिया। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर चारा क्या है मेरे पास। आप क्या चाहते हैं, क्या करूं मैं। मुझसे प्यार करते हो ना। हाँ, आपको यकीन नहीं। अगर प्यार करती हो तो मेरी खातिर, इस बच्चे की खातिर, तो मम्मी पापा से माफी मांग लो प्लीज। उसका मुंह खुला रह गया। माफी, पर किस बात के लिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता सुभी। बात छोटे होने की नहीं है, बात सही और गलत की है। आप बता दें कि मेरी गलती कहाँ है। मैं वादा करती हूँ, नाक रगड़कर माफी मांग लूंगी। तुम्हें मुझसे ज्यादा अपना ईगो प्यारा है, इस बच्चे से भी ज्यादा अपना अहम प्यारा है। मम्मी नहीं झुकेंगी, तुम्हें झुकना पड़ेगा हमारी खुशियों के लिए। प्लीज मान जाओ। इंसान कितना भी मजबूत बने, रिश्तों में अक्सर उसे हारना पड़ता है। वह जानती है आज वह झुकी तो फिर कभी उसे उठने नहीं दिया जाएगा। पर वह रजत को दुखी नहीं देख सकती। अपने बच्चे से वे तमाम रिश्ते छीनना नहीं चाहती जिन रिश्तों के लिए वह स्वयं उम्र भर तरसी है। ईगो क्या रखेगी वो, उसका तो आत्मसम्मान भी कहाँ बचा।
उससे अच्छी तो घर की बाइयां हैं, जो अपने अधिकारों के विरुद्ध या अपने मन के विपरीत कुछ होते ही फट से मुंह पर ही खरी खरी सुना देती हैं। उसकी स्थिति तो उनसे भी गई बीती है, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं। रजत को सर झुकाए देख आखिर उसने अपना मन बना ही लिया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।